नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे आर्टिकल 356 के बारे में, जिसके तहत किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त करके वहाँ पे केंद्र की सरकार सत्ता अपने हाथ में ले लेती है। तो ये 356 क्या है और जो संविधान में इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं वो क्यों बनाए गए हैं और कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो हम इस सारे मुद्दों पर बात करेंगे। आर्टिकल 356 कब लगाया जाता है, किन परिस्थितियों में लगाया जाता है और क्या क्या आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट का जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट जो एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में जानेंगे कि इसको जब लगाया जाता है तो क्या क्या प्रोसीजर है लगाने के, और राज्य की और केंद्र की शक्तियाँ किस तरह से, राज्य की कितनी शक्तियाँ केंद्र के पास आ जाती हैं और कैसे ट्रांसफर हो जाता है। उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इमरजेंसी के प्रोविजन की बात करें तो जो पार्ट 18 है, जो भाग 18 संविधान का है, उसमें 352 से लेकर 360 का जो आर्टिकल है उसमें इमरजेंसी के प्रोविजन दी गए हैं। तो इमरजेंसी का प्रोविजन संविधान बनाने वालों ने क्यों डाला? क्योंकि किसी भी तरह का जब राष्ट्र बना था तो किसी भी तरह के कोई पार्ट में रिबेलियन आ जाए, विद्रोह ना हो जाए, या फिर भारत के एकीकरण को, भारत की एकता की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बचाने के लिए केंद्र को हर मायने में ज़्यादा पावर दी गई। इसलिए जैसे किसी तरह का कोई अटैक होता है या फिर इंडिया पे, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, या फिर अंदर में कोई इतना बड़ा रिबेलियन हो जाता है, सो उन सब चीज़ों को कैटर करने के लिए भारत सरकार को, जो केंद्र है, उसको एक एक्सेसिव पावर दिया गया। और जो इमरजेंसी सिचुएशन है उनसे डील करने के लिए भारत सरकार को ये जो इमरजेंसी का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं। मुख्यतः हमारे यहाँ भारत में तीन तरह के जो इमरजेंसी होती है, तीन तरह की लगाई जाती है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 के तहत आती है। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगती है। वो उस केस में होती है जब कोई युद्ध जैसी हालात हो जाए, या फिर युद्ध किसी कंट्री से हो जाए, या फिर देश के अंदर में कोई ऐसा हथियारबंद लोग मिलकर विद्रोह कर दें, तो उस केस में ये आर्टिकल इन्वोक किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू, और आर्टिकल 352 का यूज करते हैं और नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। दूसरा होता है जो मुख्यतः होता है वो 356 होता है, जिसको बोलते हैं हम स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। कि किसी राज्य में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के हिसाब से सरकार नहीं चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो हमारा संविधान है उसके हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से सरकार, अगर किसी राज्य सरकार नहीं चल रही है, तो फिर प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो आर्टिकल 56 का यूज करके वहाँ की स्टेट सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं और पूरी सत्ता, पूरी पावर अपने हाथ में ले सकते हैं। और तीसरा जो होता है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, वित्तीय आपातकाल, और वो होता है 360, आर्टिकल 360 के तहत लगता है। भारत में कभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो हम मुख्यतः आज बात करेंगे आर्टिकल 356 के बारे में। जो ये 356 है वो कब लगता है, तो जो संविधान है आर्टिकल 355 में केंद्र सरकार को ये बोलता है कि किसी भी तरह का अगर राज्य पे एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, या फिर राज्य में किसी तरह का इंटरनल डिस्टर्बेंस होती है, या फिर उसमें जो संविधान के नियमों के हिसाब से कोई राज्य नहीं चल रहा है, तीन कंडीशन बताए उन्होंने कि या तो कोई उस राज्य पे किसी तरह का एक्सटर्नल आक्रमण हो सकता है, ऐसी कोई संभावना है, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से वहाँ की बिल्कुल नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर अस्त व्यस्त हो गया है, या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जिसके तहत जो राज्य सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, भारत जो एग्रीमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो चलना चाहिए उस हिसाब से नहीं चल रहा है। तो इन तीन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है केंद्र सरकार को, यानी कि राष्ट्रपति को, कि ये तीन आर्टिकल 355 के थ्रू ये केंद्र सरकार को और राष्ट्रपति को मिलकर करना है कि इन एग्रीमेंट्स का पालन करना है। तो इनमें जब भी वायलेशन होता है तो एक आर्टिकल 356 लगाया जा सकता है। और अगर आगे की बात करें तो आर्टिकल एक होता है आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 जब लगाई जाती है जब सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव्स को, जब सेंटर कोई ऑर्डर देती है स्टेट को और स्टेट उसे फॉलो करने से मना कर देता है, स्टेट उसको मानने से मना कर देता है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव्स को अगर स्टेट नहीं मानती है तो उस केस में आर्टिकल 365 का यूज करके भारत के राष्ट्रपति शासन का लगा सकते हैं किसी भी स्टेट में। तो मुख्यतः 355 आर्टिकल है और 365 है जिसके तहत राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जा सकता है। तो इसकी सबसे मुख्य, अगर हम एक जजमेंट की बात करें तो सबसे मुख्य जजमेंट है इसका एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो 1994 में ये जजमेंट डिलीवर हुआ था। इसमें एसआर बोमाई कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे और 1988 में, अगस्त 1988 में उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, ये बोल करके कि आपके पास बहुमत नहीं है, क्योंकि डिफेक्शन हुआ था उनकी पार्टी में। कुछ लोग, उनके पार्टी टूट गई थी और पार्टी टूटने के बाद
जो केंद्र की सरकार थी उस समय कांग्रेस सरकार, उसने बोला ऐसा बोला कि आपके पास बहुमत नहीं है, राज्यपाल ने सिफारिश कर दी और केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया। बट वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे एस आर बोमाई, उन्होंने बोला कि मुझे अपने असेंबली पे टेस्ट करने का मुझे अधिकार है और मुझे अपने असेंबली पे मुझे अपनी बहुमत साबित करने का अधिकार दीजिए। बट राज्यपाल ने ऐसा उनको कोई साबित करने का नहीं दिया और डायरेक्ट रिकमेंड कर दिया प्रेसिडेंट रूल के लिए और प्रेसिडेंट रूल लग गया। तो एस आर बोमाई केस में जब वो गए, पहले हाई कोर्ट में गए एस आर बोमाई और कर्नाटका हाई कोर्ट में, बट कर्नाटका हाई कोर्ट ने उस रेट पिटिशन को एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, एक जिसको फेमस केस है जो आर्टिकल 356 के यूज करने में हमेशा कोट किया जाता है, वो एस आर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। उस केस में बाकायदा केंद्र सरकार ने वो डायरेक्टिव्स जारी की कि सबसे पहले, इसके पहले जब यूनियन ऑफ इंडिया से पूछा गया कोर्ट में, क्योंकि इस केस में जो रेस्पोंडेंट थे वो यूनियन ऑफ इंडिया थी, भारत सरकार थी, और जो रिट पिटिशन फाइल किया था वो एस आर बोमाई थे, इसीलिए इस केस को एस आर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सो इस केस में जब कोर्ट ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा केंद्र से, तो केंद्र ने ये बोला कि ये एब्सोल्यूट पावर होता है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन और आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करना प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि प्रेसिडेंट का ओपिनियन और प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं कि नहीं, अगर किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है और तो वो लगा सकते हैं, और ये इम्यून है, एब्सोल्यूट है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपने उनको काउंसिल ऑफ एडवाइस ऑफ जो कैबिनेट होती है उसके एडवाइस पे वो काम करते हैं, जो जैसे प्राइम मिनिस्टर उनके जो कैबिनेट होती है, तो वो आर्टिकल 74 सब सेक्शन 1 के तहत जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिल करके एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट वही करते हैं। तो उन्होंने ऐसा, भारत सरकार ने ऐसा बोला कोर्ट में कि चूंकि ये आर्टिकल 74 सब सेक्शन 1 के तहत जो चीजें जो कैबिनेट है वो जो एडवाइस देती है, एडेड एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को, वो गोपनीय होता है और वो किसी भी कोर्ट के दायरे में नहीं आता है कि वो क्या एडवाइस दिया और क्या एडवाइस नहीं दिया, वो किसी भी कोर्ट का उसमें इंक्वायरी नहीं हो सकता, वो कॉन्स्टिट्यूशनली बार किया गया है उससे। सो इस तरह से देखा जाए तो राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट पावर हो जाता है कि वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। सो बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि नहीं, जो आर्टिकल 356 का इस्तेमाल है, आर्टिकल 356(1) के तहत जो प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं वो बिल्कुल भी एब्सोल्यूट नहीं है, वो सब्जेक्टिव है जुडिशियल रिव्यू के। मीन्स कि अगर आप देते हैं, आपने एडवाइस दिया, ठीक है, वो गोपनीय है, बट आपने किस मटेरियल एविडेंस पे, जो कैबिनेट है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस किया, तो 74 सब सेक्शन 1 के तहत जो उसने एडवाइस दिया वो अच्छी बात है, वो गोपनीय है, बट वो किस मटेरियल फैक्ट पे, ये जांच का विषय है और ये कभी भी कोर्ट इसके बारे में इंक्वायरी कर सकती है। सो ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये सब्जेक्टिव इन नेचर नहीं है। मीन्स आप जब मर्जी चाहे जो मर्जी चाहे वेग रीजंस देकर के आप आर्टिकल 356 नहीं लगा सकते। आपका मटेरियल एविडेंस जो होना चाहिए, किस बेसिस पर लगा रहे हैं, वो फैक्ट क्या है, उस फैक्ट को कोर्ट कभी भी जांच कर सकता है और वो कोर्ट के पास पूरा अधिकार है उस चीज का। तो ये जो भारत सरकार के मन में जो बना हुआ था कि नहीं ये एब्सोल्यूट पावर है हमारे पास 356 का, हम कभी भी इसको लगा सकते हैं और ये प्रेसिडेंट, तो सुप्रीम कोर्ट इस मिथ को क्लियर किया कि नहीं, ये चीज आप जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है सबसे पहले वो 356 और टोटली तरफ से जस्टिसिएबल है ये। और दूसरा कि जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो भी राज्य सरकार होगी उसकी जो बहुमत का टेस्ट होगा वो राज्यसभा की जो विधानसभा है राज्य की, उसके फ्लोर पे ही होगा और कहीं नहीं होगा। ये राज्यपाल नहीं रिकमेंड कर सकते कि कभी भी, और राज्यपाल के घर में नहीं, राज्यपाल के घर पे ये फ्लोर टेस्ट नहीं होगा कि कौन सरकार बहुमत में कौन सा नहीं है। वो जो विधानसभा है उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उसी में सिर्फ बहुमत अपने जो अपना बहुमत साबित करने का जो पूरा प्रक्रिया है वो वहीं पे होगा। सो ऐसा कोई राज्यपाल अब नहीं कर सकता कि डायरेक्ट अपने मन से जब भी किया प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर दिया और प्रेसिडेंट ने 356 लगा दिया बिना उसको मौका दिए कि अपने बहुमत को साबित करे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें अपने एस आर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर किया कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इस केस का एक बड़ा इम्पैक्ट आया क्योंकि उस समय सबसे पहली बात क्या होती है कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था, तो उस टाइम पे 3-4 राज्य की सरकारें, केंद्र सरकार ने आर्टिकल 356 लगा करके हटा दिया था। राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का, ये बोल करके कि इन्होंने सेकुलरिज्म को फॉलो नहीं किया है। क्योंकि बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि इन्होंने सेकुलरिज्म को फॉलो नहीं किया जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो हमने इसको 356 लगाया है इन पे। सो
एक ग्राउंड उन्हें बताया 356 लगाने का, और कोर्ट ने ये चीज स्वीकार किया। एक्चुअली उन सरकारों को उन्होंने रिइंस्टेट भी नहीं किया, क्योंकि जो सेकुलरिज्म होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल है, और उसको वायलेट करने पे केंद्र सरकार के पास पूरा पावर आ जाता है कि वो 355 का यूज करके वो और आर्टिकल 356 इन्वोक कर सकती है। सो ये चीज़ है। दूसरा इसमें मुख्य चीज़ है कि ये लगता कैसे है। अगर दो तीन तरीके हैं। एक तो अगर राज्य गवर्नर है, गवर्नर को कोई ऐसा गवर्नर में रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब सरकार नहीं चल रही है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सही नहीं है, या फिर ऐसी चीज जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, सेंटर के डायरेक्टिव्स को नहीं माना जा रहा है, तो प्रेसिडेंट लगा सकता है 356। दूसरा होता है कि वो खुद भी कर सकता है कि अगर सुओ मोटो प्रेसिडेंट भी एक्शन ले सकता है कि भाई मुझे लगता है कि अपने किसी आदमी को वो नियुक्त कर सकते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि नहीं इस राज्य सरकार के नहीं चल रही, तो अपने सुओ मोटो एक्शन भी लेकर के 356 आर्टिकल का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा होता है कि 365, मैंने जैसे बताया कि अगर सेंटर के डायरेक्टिव के हिसाब से नहीं चल रही है तो भी 356 का इस्तेमाल किया जा सकता है, और राष्ट्रपति इसके लिए फ्री है उन आर्टिकल्स को यूज करने के लिए। बट ये वेरी मच जस्टिसिएबल है, इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और ये अपने आप नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए कोर्ट जांच करेगी। अगर जांच में आपके पास मटेरियल एविडेंस है, अगर मटेरियल एविडेंस है, आपने सही फैक्ट्स पे लगाया है, ग्राउंड्स पे लगाया है, तभी ये होगा, मान्य होगा, अदरवाइज ये सस्पेंड कर दी जाएगी। अब 356 लगता है तो होता क्या है। 356 किसी सरकार में लगता है तो किसी राज्य सरकार में लगता है तो सबसे पहले क्या होता है कि लगाने के पहले तरीके क्या है। लगाने का तरीका ये है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी होता है, और जारी होने के बाद वहाँ की जो जो वहाँ की स्टेट असेंबली होती है और वहाँ की जो राज्य सरकार होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो सारे सस्पेंड हो जाते हैं। और सस्पेंड होने के बाद चला जाता है, उसी दिन चला जाता है दोनों पार्लियामेंट के सदनों के पास, राज्यसभा और लोकसभा के पास अप्रूवल के लिए। अगर 2 महीने के अंदर में अप्रूवल नहीं मिलता है, 2 महीने के अंदर में अप्रूव नहीं होता है, तो वो अपने आप पहले तो वो प्रेसिडेंट रूल अपने आप खत्म हो जाएगा। और 2 महीने में अप्रूव होने के बाद वहाँ पे सस्पेंड के बाद वो चाहे तो वो पूरी तरह से निलंबित कर सकते हैं वहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को और वहाँ के असेंबली को, पूरी तरह से प्रेसिडेंट। और 6 महीने तक ऐसा चलेगा। एक बार अगर पार्लियामेंट अप्रूवल मिल गया दोनों पार्लियामेंट का, सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट को अप्रूव करना होता है, कोई विशेष बहुमत नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से जो अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों पारित कर देते हैं तो 6 महीने तक वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू रहेगा उस राज्य में। फिर 6 महीने बाद प्रेसिडेंट को फिर जाना पड़ेगा पार्लियामेंट के दोनों सदनों के पास, और वापस सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव होगी, तब जाकर के वो अगले 6 महीने तक चलेगा। और ऐसा मैक्सिमम 1 साल तक ही प्रेसिडेंट चला सकते हैं। तो उसके बाद अगर 1 साल के बाद मैक्सिमम ये 3 साल तक जा सकता है, लेकिन 1 साल के बाद बढ़ाने के लिए आपके पास कंडीशन होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं 352 देश के अंदर किसी पार्ट में या पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी होनी चाहिए। और दूसरा कि इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ऐसा रिटर्न में होना चाहिए कि उस राज्य में किस कारणों से, किन्हीं विशेष कारणों से इलेक्शन को नहीं कराया जा सकता, कंडक्ट नहीं कराया जा सकता, तब जाकर के आप 1 साल के बाद आप एक्सट्रीम सिचुएशन में मैक्सिमम 3 साल तक आप प्रेसिडेंट रूल किसी राज्य में लगा सकते हैं और चला सकते हैं। बट 1 साल के बाद आपके पास ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आप करा सकते हैं, वरना आपको इलेक्शन कराना ही पड़ेगा और वहां पे चुनी हुई सरकार आपको रीइंस्टेट करनी पड़ेगी। सो ये होता है अगर आर्टिकल 356 के तहत अगर 356 कोर्ट में जाता है और वो अगर किसी राज्य में लगा हुआ है और वो अगर सही मटेरियल एविडेंस पे नहीं लगा हुआ है तो वो कोर्ट उसको पूरी तरह खारिज कर सकता है, और वहाँ पे जो भी स्टेट असेंबली और वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सस्पेंड किया गया है वो अपने आप रिवाइव और रीएक्टिवेट हो जाता है, बिना किसी ऑर्डर के रिवाइव और रीएक्टिवेट हो जाता है, वापस से फंक्शनल हो जाते हैं। सो ये 356 जो आर्टिकल है उसका पूरा ये जो हमने देखा कि कैसे लगा सकते हैं, किन किन कंडीशन पे लगा सकते हैं और कैसे लगाई जाती है। इसका जो एस्तर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस हुआ उसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने स्पेशल बताई कि किन किन कारणों से आप मतलब लाइक कि जैसे मैंने बताया कि एक जुडिशियल रिव्यू के बाहर नहीं होता है, ये प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डर होता है आर्टिकल 356 वो उस पर कोर्ट जजमेंट दे सकता है, कोर्ट उसकी जांच कर सकता है उस मटेरियल एविडेंस की जिस बेसिस पे लगा है। दूसरा कि जो सरकार बहुमत में है या नहीं है इसका टेस्ट सिर्फ फ्लोर ऑफ द असेंबली हाउस पे ही होगा और कहीं नहीं हो सकता। तीसरा कि अगर सरकार जो अगर लगा सकती है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर तो उसके कि कोई सरकार बहुमत, कोई वहाँ की राज्य सरकार बहुमत में नहीं है, या फिर जो सबसे बड़ी पार्टी है वो उसने सरकार बनाने से इनकार कर दिया है, या फिर वहाँ पे किसी तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होगा, तो ये एन नंबर ऑफ कंडीशन होते हैं जिसके बिहाफ पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं। सो
हमने जाना आर्टिकल 356 के बारे में इस वीडियो में। अगली बार हम जानेंगे कि नेशनल इमरजेंसी क्या होती है और नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लगती है और उसमें क्या क्या चीज़ें सस्पेंड हो जाती है। जैसे इसमें आर्टिकल 356 जब यूज होता है तो इसमें जो राज्य की विधायिका शक्ति है वो केंद्र के संसद के पास आ जाती है। जो राज्य कानून बनाता है वो पूरी तरह से आ जाता है, क्योंकि असेंबली सस्पेंड हो जाती है राष्ट्रपति शासन लगने के बाद, तो पूरी तरह से असेंबली का पावर आ जाता है राष्ट्रपति संसद के पास। और जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं जो वो पावर चले जाते हैं पूरी तरह से प्रेसिडेंट के पास, और गवर्नर अपने थ्रू गवर्नर एक्सरसाइज करता है प्रेसिडेंट के थ्रू उन पावर्स को, जब किसी राज्य में हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तब। तो इस तरह का पूरा पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बट किसी तरह का फंडामेंटल राइट्स को नहीं एब्रोगेट किया जाता है। जो मौलिक अधिकार हैं किसी नागरिक के, आर्टिकल 356 लगने पे किसी तरह के मौलिक अधिकारों का कुछ नहीं होता है, वो एज इट इज अपने काम करते रहते हैं। सिर्फ वहाँ की सत्ता हट जाती है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट हट जाती है, वहाँ की लोकल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सस्पेंड हो जाते हैं और सारी सत्ता केंद्र के पास चली जाती है। बट नेशनल इमरजेंसी के केस में ऐसा नहीं होता है। जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो पूरी तरह से सत्ता का परिवर्तन होता है और पूरी तरह से उसमें हर तरह के फैसले केंद्र सरकार लेने लगती है, और इवन की जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं सिटीजन्स के वो भी एब्रोगेट कर दिए जाते हैं, वो उनको भी सस्पेंड कर दिया जाता है निश्चित समय के लिए, और डिफरेंट जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया जाता है। सो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हम उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। 356 लगता है तो क्या क्या होता है और क्यों लगता है, क्या कंडीशंस होती है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको 356 के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी, और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।